ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। ये आपका एक सैंपल है, सैंपल ऑफ अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। होगा क्या, ये अनस्टेबल, बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियाई को ही रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब वो अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली डिफाइंड एज नंबर ऑफ, पहले मैं बोल रहा हूं फिर आप बाद में दिखाऊंगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकेंड। डिके मतलब करने का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ, कितने रेट से आपके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पर सेकंड में, कितने ट्रांसफॉर्म हो गए, वही आपकी रेडियो एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड में आपके 4 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, तो डी एन बाय डी टी विल बी 4 इन दिस केस। डी एन बाय डी टी क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकेंड। और ये dn बाई डी टी होता है, दिस dn बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अनडिकेड न्यूक्लियाई बेसिकली। जैसे यहाँ पे बाकी अनडिकेड न्यूक्लियाई है ना, तो अनडिकेड कितने बचे हुए हैं उसके प्रोपोर्शनल रहता है रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्टिंग में आपके 1000 न्यूक्लियाई हैं, टी इक्वल टू 0 पे 1000 न्यूक्लियाई हैं, टी इक्वल टू 30 सेकेंड पे आपके 500 न्यूक्लियाई बच गए। तो इस मोमेंट पे जो रेट ऑफ डिके होगा डी एन बाई डी टी, dn by dt will be proportional to 1000, और इस केस में dn by dt will be proportional to 500। अगर एक्टिव न्यूक्लियाई ज्यादा हैं तो रेट ऑफ डिके ज्यादा होगा। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है किसी शहर की तो नंबर ऑफ डेथ्स पर डे विल बी मोर। सिंपली अगर है ही 5 लाख पॉपुलेशन है तो हमें नंबर ऑफ डेथ्स पर डे ज्यादा होंगी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर नंबर ज्यादा है तो डिके का रेट ज्यादा रहेगा। ठीक है, आप लिखें डेफिनेशन। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर phenomenon, radio activity is a nuclear phenomenon in which unstable nucleus undergoes a decay, undergoes a decay। ठीक है, ये नंबर वाला पार्ट हम डिटेल में करेंगे, उससे पहले कितने टाइप के डिके होते हैं वो देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिके। टाइप्स ऑफ डिके में पहला है अल्फा डिके।
दूसरा है बीटा डीके, और तीसरा है गामा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, तीनों में क्या अंतर है, तीनों को हम अलग से डिस्कस करेंगे एक एक करके। अल्फा डीके में बेसिकली जो आपका मेन न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। बीटा डीके में आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या पॉजिट्रॉन निकलता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। और गामा डीके में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज अल्फा डीके। आपको पता है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये एक डोटर न्यूक्लियस बनाएगा, आप कहें इसको पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये डोटर न्यूक्लियस है और प्लस आपका अल्फा पार्टिकल रहेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इसको आप बोलते हैं अल्फा डीके। अगर स्टार्टिंग में इस न्यूक्लियस को मैंने एक्स बोल दिया, इसका लेट से मास नंबर, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, ये जब डोटर न्यूक्लियाई बनाएगा, लेट से उसको Y बोल दिया, साथ में आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट He242+। हीलियम एटम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। अब ये बताएं, क्या टोटल नंबर, जो नीचे का नंबर आपका टोटल एटॉमिक नंबर, वो सेम रहना चाहिए क्या, है ना? देखते हैं बेसिकली, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे इसका 2 है, तो इसका रहेगा Z-2, या आप ये कह सकते हैं इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोटॉन नंबर एज वेल एज मास नंबर इज कंजर्व्ड। आप ये बेशक लिख लें कहीं पे, क्या इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोटॉन नंबर एंड mass number remains conserved, proton number and mass number remains conserved। क्या यहाँ पे A-4 होगा? इस बात का जो मैंने बात अभी लिखवाई, क्या प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर रिमेन कंजर्व सेपरेटली, है ना? आपका ये प्रोटॉन नंबर अलग से और मास नंबर अलग से कंजर्व रहेगा। ऊपर देखें आप, क्या इन नंबर्स का, इसका, इसका और इसका एडिशन सेम है क्या? मतलब एडिशन रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ए है वो A-4 प्लस A4 इज ए हो जाएगा, नीचे Z-2 और उस साइड 2। आपका प्रोटॉन नंबर भी बराबर है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का जोड़ के, और मास नंबर भी बराबर है, ये आपके कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और आप सीख लें कि जो मैं प्रोटॉन नंबर और ये मास नंबर बोल रहा हूँ, ये अलग अलग पार्टिकल क्या क्या होंगे। प्रोटॉन यदि है तो उसका प्रोटॉन नंबर 1, मास नंबर 1। न्यूट्रॉन यदि है उसका प्रोटॉन नंबर इज 0 एंड मास नंबर इज 1। प्रोटॉन नंबर 0 क्योंकि प्रोटॉन है ही नहीं वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक प्रोटॉन नंबर इज 0 एंड मास नंबर इज ऑल्सो 0। मास नंबर क्या होता है, या तो प्रोटॉन हो या आपका न्यूट्रॉन हो, ना तो प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, इसलिए वो 0 है, तो नीचे भी आपका 0 ऊपर भी 0। पॉजिट्रॉन का क्या आएगा, 0 और 0। प्रोटॉन पॉजिट्रॉन होता क्या है आपका, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास सेम रहेगा, चार्ज आपका अपोजिट रहेगा। ये सारे आपको प्रोटॉन नंबर और मास नंबर याद रखने हैं, इनके रिएक्शंस में यूज होंगे। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं,
अल्फा पार्टिकल का, अल्फा डीके का एग्जाम्पल देखेंगे। यूरेनियम 92 238। मेरी लिखने की राइटिंग स्लो हो गई है तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर वैसे टाइम देते नहीं है लिखने का। पेन मैंने जानबूझ के उल्टा पकड़ा हुआ है, आगे वाला ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। काम इन द सेंस फ्रिक्शन है उसके अंदर ज़्यादा। आप जब लिख के देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। अच्छा, आप तब से पेन के ऊपर ध्यान दे रहे थे। ये एग्जाम्पल आपका नोट करें। अगर बोर्ड में आपका सवाल आता है अल्फा डीके का तो आप बेसिक रिएक्शन भी लिखेंगे और एग्जाम्पल भी साथ में बताएंगे। क्या करें ना, डॉक्टर सर सो सो लवली। नहीं मेरे किसी एक साथी हैं, बहुत ही वो स्पिरिचुअल एंगल रखते हैं चीज़ों का। वो कहते हैं कि सबसे डिवाइन जो क्रिएशन है ना गॉड की, वो छोटी बच्ची है। जब हम बड़े होते हैं तब हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं सबके अंदर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। बट हाँ ऐसा मानते हैं कि जो छोटी बच्ची है वो मोस्ट डिवाइन क्रिएशन है, इसलिए इसका नाम क्या रखा। लड़के तो दुष्ट होते हैं, लड़के तो दुष्ट हैं, बहुत सही बता रहा हूँ मैं। आप क्लास में देख लो, विद सम एक्सेप्शंस विद सम एक्सेप्शंस लड़कियां जनरली बहुत सिंसियर होती हैं, बहुत सिंसियर होती हैं, है ना। या तो उनकी ग्रूमिंग ऐसी होती है ना। अ, लड़के दुष्ट होते हैं। आई एम इन मतलब उस कैटेगरी में तो आता ही हूँ। बता रही है, आपने सुना नहीं, आप दुष्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें ही एक टर्म और डिफाइन करते हैं, आपने ऊपर लिख लिया होगा शायद। एक क्यू वैल्यू डिफाइन करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप हो रही होगी वो हमेशा एनर्जी रिलीज कर रही होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी, अपने आप जो हो रही होगी एनर्जी रिलीज करेगी। इसका मतलब इन दोनों का मास जो है मिला के इससे कम रहेगा और आपकी जो गैप है मास का उसके इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसको आप जनरली क्यू वैल्यू से डिनोट करते हैं। क्या नाम है, क्यू वैल्यू। लिख लें आप क्यू वैल्यू की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड in a nuclear reaction is known as Q वैल्यू। यहां पे आपकी जो Q वैल्यू रहेगी, किसका मास ज्यादा रहने वाला है, X का। मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इनटू C²। ये आपकी Q वैल्यू है। हाँ जी, क्या करें एनर्जी हमेशा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जब है, मान लो कि आपका स्टेबल न्यूक्लियर है ना, आप उसको ब्रेक कर रहे हो, न्यूक्लियस टूट गया, तब आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जो स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होती है। क्यों होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, पहली बात तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपकी उसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो आपको देनी ज्यादा पड़ रही है, मिल कम रही है, तो वो एनर्जी वाइज फिजिबल रिएक्शन नहीं है।
देखो मैं वही कह रहा हूं, अगर आप किसी न्यूक्लियस को जबरदस्ती तोड़ो, वो खुद से नहीं टूट रहा, उस समय आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, है ना। आपका नेचुरल फिजन है, उसमें ऐसा होगा। ठीक है, हाँ जी लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज बीटा डीके। बीटा डीके में आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, वो डोटर न्यूक्लियाई प्लस आइदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट करता है। अल्फा डी के द्वारा रिपीट करता हूं, आपका जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो डोटर न्यूक्लियाई बनाएगा और साथ में अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा। जिस न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल निकलता हो उसको आप अल्फा डीके बोलते हैं। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए उसने एक अल्फा निकाल दिया, आपका He2 4 निकाल दिया, तो बचा हुआ है वो स्टेबल हो गया। नेक्स्ट इज बीटा डीके। बीटा डीके में ये न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए, ये आपका पेरेंट है, ये डोटर है, और स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है या पॉजिट्रॉन। इसी को आप बोलते हैं बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। जब भी बीटा डीके का सवाल आएगा आप कहेंगे दो टाइप का होता है बीटा डीके। टाइप्स, पहला बीटा नेगेटिव, सेकंड बीटा पॉजिटिव। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसमें आपका पॉजिट्रॉन निकलता है। इनके एग्जांपल्स ध्यान कर लेंगे। पहले आप डेफिनेशन लिखना चाहें लिख लें पहले। इन बीटा डीके, इन बीटा डीके न्यूक्लियस spontaneously emit electron, ब्रैकेट में बीटा माइनस डीके और अ पॉजिट्रॉन ब्रैकेट में बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके। एग्जाम्पल देखेंगे बीटा नेगेटिव डीके का। एग्जाम्पल है हमारे पास फॉस्फोरस, ये देखें यहां पे, ये तो एग्जाम्पल आपका, और इसके अंदर बेसिक रिएक्शन ये हो रही है। बहुत ध्यान से देखेंगे। आप ये बताएं इसके अंदर जब ये यहां से यहां गया है तो क्या प्रोटॉन बढ़ गया है क्या? एक प्रोटॉन बढ़ गया है, न्यूट्रॉन घट गया है क्या? क्योंकि जब टोटल न्यूक्लियॉन्स बराबर हैं, प्रोटॉन बढ़ा है तो न्यूट्रॉन घट गया होगा, है ना। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ गया है, 15 से 16 हो गए हैं, तो वो घट गया होगा। पहले कितना था वो? 17 रहा होगा और वो 16 हो गया। तो प्रोटॉन का कन्वर्जन होता है, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है प्रोटॉन में, और साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसको बोलते हैं आप एंटी न्यूट्रिनो।
एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो इज एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो, जो कल हमने डिस्कस किया था एंटी न्यूट्रिनो, उसका एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो में भी आपका चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होता है, ज्यादा इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल में ध्यान रखना आपको। बीटा पॉजिटिव डीके का एग्जाम्पल, बीटा पॉजिटिव डीके का एग्जाम्पल स्टैंडर्ड जो है वो आप लिखें, क्या यहाँ पे प्रोटॉन घट रहे हैं क्या? प्रोटॉन घट रहा है, घट गया तो न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि मास नंबर सेम रह रहा है, तो प्रोटॉन घटने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और एक एक्स्ट्रा पॉजिट्रॉन आपका रिलीज कर रहा है और साथ में एक न्यूट्रिनो भी आ रहा है। अब देखें इस रिएक्शन में ना आप ये चेक करें क्या चार्ज कंजर्व है, चेक इन दिस रिएक्शन कि चार्ज कंजर्व है क्या। इसका सबका आप वही लिख लें, प्रोटॉन नंबर और मास नंबर, प्रोटॉन नंबर 0, मास नंबर 1, चार्ज 0 है ही नहीं, और प्रोटॉन नंबर 1, मास नंबर 1, चार्ज +1। यहां देखें प्रोटॉन नंबर 0, मास नंबर 0 और चार्ज नेगेटिव, और ये आपका चार्ज लेस होता है। यहाँ पे चार्ज है नहीं, प्लस माइनस 0 चार्ज। अब आप देखें प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर आपका इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, आप वहां पे करेक्ट करें जो पहले लिखा है आपने, प्रोटॉन नंबर फॉर प्रोटॉन नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इज -1। ठीक है, अब बराबर हो रहा है क्या, 0 ये है और ये 1, -1 0 हो गया, वहां पे आपका 0 0 रहेगा, ना चार्ज है ना मास है, ये बैलेंस हो गया। यहां चेक करें सिमिलरली, यहां पे प्रोटॉन नंबर 1, मास नंबर 1, चार्ज प्लस न्यूट्रॉन नंबर में न्यूट्रॉन में प्रोटॉन नंबर 0, मास नंबर, चार्ज 0, इसमें आपका +1, यहाँ +1, हाँ +1, यहाँ मास नंबर 0 और ये आपका कुछ नहीं। क्या प्रोटॉन नंबर बैलेंस हो रहा है? हो रहा है। चार्ज बैलेंस हो रहा है क्या? पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, बाकी ठीक है। एक चीज जो याद रखने लायक आप रख सकते हैं, बस कंफ्यूजन इसमें ये होती है, एक बात पक्की है, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा, और साथ में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो चार्ज बैलेंस से आपको इलेक्ट्रॉन का अंदाजा लग जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन से अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही साथ में आएगा क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो आएगा, आप ये वाला सिंबल यूज कर लें, अगर ये नेगेटिव का है तो यहां बार वाला ही आएगा। याद रखने का तरीका है, दोबारा बोल रहा हूं कि बीटा डीके में दो तरह के डीके हैं, पॉजिटिव डीके, नेगेटिव डीके। उस केस में या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, साथ में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है कि चार्ज बैलेंस करने के लिए ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव निकलना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो आ गया। इलेक्ट्रॉन के आते ही आप कहेंगे कि जो अगर ये नेगेटिव साइन वाला इसको बार की तरह ले लूं तो यहाँ पे बार वाला पार्टिकल आएगा एंटी न्यूट्रिनो, जहां पॉजिट्रॉन है वहां पे न्यूट्रिनो आएगा। ये आपको याद रखनी है। बताएं सही।
ये वही है न्यूट्रिनो जो कल हमने डिस्कस किया था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो न्यूट्रिनो की कहानी ये है कि जब बीटा डीके डिस्कवर किया गया तो बीटा डीके में मास एनर्जी इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो एक नया पार्टिकल प्रपोज किया गया जो कि मासलेस है, चार्जलेस है। उसको प्रपोज करने के बाद एटलीस्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई एनर्जी की और मोमेंटम कंजर्वेशन की। लेकिन क्या ऐसे रैंडमली प्रपोज करने से कोई भी चीज मान ली जाएगी, है ना? उसको बाद में वेरीफाई किया गया, एक्सपेरिमेंटली इसको डिटेक्ट भी किया गया, बट इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मासलेस है, चार्जलेस है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है ना? अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता, अगर मास होता तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता। अगर चार्जलेस मासलेस है तो कैसे इंटरेक्ट करता है उस डिटेल में हमें नहीं जाना, बट हाँ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का आना क्यों हुआ? क्योंकि जब बीटा डीके किया गया एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक नया पार्टिकल प्रपोज किया गया और बाद में उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया। लिखना है, ये नई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके 12th के लेवल पे नहीं है। क्या? नहीं नहीं, फायदा मैं बता रहा हूँ ना, ये पहली बात तो है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के लिख दिया गया है एक वो करने के लिए। हाँ जी, एटम के अंदर बात सुनेंगे, एटम के अंदर 3 ही पार्टिकल रहेंगे आपके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो आपका पॉजिट्रॉन आया है ये रिएक्शन के दौरान आया है और कहीं तो हवा में रहेगा, एटमोस्फेयर में रहेगा। प्रोटॉन ये एटम का पार्ट नहीं है, ना ही आपका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एटम का पार्ट नहीं है। एटम के 3 ही पार्ट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट डाउन कर लें। साहिल कुछ पूछ रहे थे आप? एटम में नहीं होता ना, वही बताया, एटम में 3 चीज होंगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। देन नेक्स्ट इज गामा डीके। जैसे अभी तक आपने देखा एटम का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, जैसे एटम का स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होंगे, जैसे यहां पे एनर्जी लेवल्स हैं, इसके भी आपके मान लो इस लेवल में प्रोटॉन है, फिर आपका न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है उसमें हमें नहीं जाना है, मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर होता है और वहां भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। वहां आपका ग्राउंड स्टेट भी रहेगा और एक्साइटेड स्टेट भी। इस बात का हम यूज करेंगे कहां पे? गामा डीके में। आपको यहां पे यही पॉइंट नोट करना है कि जस्ट लाइक एटम्स न्यूक्लियस ऑल्सो हैव स्ट्रक्चर, ऑल्सो हैव एनर्जी लेवल्स। लिख लें आप ये बात, जस्ट लाइक एटम, just like atom nucleus also have structure and have energy levels like ground state and excited state. ये जो डायग्राम है आपका न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का, ये जैसा बना है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, कैसा होता है हमें नहीं जाना उसमें, बट जस्ट आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो बताया है मैंने। तो होता क्या है जब आपका फॉर एग्जांपल अल्फा
या बीटा डीके होता है। जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है वो डोटर न्यूक्लियस में गया, तो ये डोटर न्यूक्लियस कई बार अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है। लिखवाऊंगा ये बात में। एक्साइटेड स्टेट में होता है, कहने का मतलब ये आपके पेरेंट न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल है, और जब आपका डोटर न्यूक्लियस बना है तो उस केस में दो एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में है, यहां पे जो डोटर न्यूक्लियस बना उसका कोई न्यूक्लियन एक्साइटेड स्टेट में है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो इस एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज होता है। आपका फोटोन रिलीज होता है। ये फोटोन ही आपका क्या है, गामा। जो आपका स्पेक्ट्रम में गामा रेडिएशन था वही गामा ये है, उन एनर्जी गैप के बीच का के बराबर एक फोटोन रिलीज होता है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, अल्फा डीके और बीटा डीके जब होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस आपका डोटर न्यूक्लियस में गया, और डोटर न्यूक्लियस, सिंस न्यूक्लियस का अपना स्ट्रक्चर है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है, तो डोटर न्यूक्लियस आपके एक्साइटेड स्टेट में रहता है जनरली। और जब वो न्यूक्लियन हायर स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एक फोटोन रिलीज होता है। वो फोटोन आपका लाई करता है गामा रेंज में, तो इसी को बोलते हैं गामा डीके। ठीक है, लिख लें आप। टिपिकली टिपिकली a gamma ray is emitted a gamma ray is emitted when a alpha or beta decay when a alpha or beta decay results in a daughter nucleus in an excited state. In an excited state, when daughter nucleus de-excite, when daughter nucleus de-excite, a photon is released a photon is released a photon is released comma, this is called gamma decay. इसका एक एग्जांपल याद कर लेंगे। ये बात पक्की है कि हमेशा ये अल्फा और बीटा डीके के साथ में ही होता है, तो एक बीटा डीके का पहले एग्जांपल लिखेंगे। कोबाल्ट 2760 goes to निकल 2860 प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ये आपका एनर्जी लेवल किसका है, कोबाल्ट का है।
इसने बीटा डीके किया, और 3 एनर्जी लेवल्स यहां ड्रॉ किए गए हैं। जब ये इस लेवल से इस लेवल में आएगा, एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन इज 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब यहां से यहां आएगा ये गामा रिलीज होगी तो एनर्जी इज 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लेवल्स हैं किसके? निकल न्यूक्लियस के। आपको तीनों प्रोसेस का एक एक टिपिकल एग्जांपल ध्यान रखना है। जैसे ये आपका किसका है? बीटा डीके का है वैसे तो, पर बीटा डीके का ये जो निकल है ये एक्साइटेड स्टेट में था, जब डी एक्साइट हुआ है तो आपकी गामा रेडिएशंस एमिट हुई हैं, इसी को आप गामा डीके बोलते हैं। ठीक, डन। लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। सबसे पहले आपने देखा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके का मतलब है कि किस रेट से आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक इसमें है डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। जो रेट ऑफ डिके है वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पे डिपेंड करेगा। एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? जो डिके नहीं हुए हैं अभी, जो डिके नहीं हुए, और ये रेट ऑफ डिके आपका। इसमें आपका एक कांस्टेंट रहता है, उसका नाम है डिके कांस्टेंट। इसको आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर इक्वलिटी लगाना चाहें तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा एन, वेयर लेमडा इज डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट माइनस इसलिए आया क्योंकि आप बताएं क्या डी एन बाई डी टी नेगेटिव रहेगा क्या? क्योंकि नंबर घट रहे हैं, है ना। आप मान लें स्टार्टिंग में 1000 थे टी इक्वल टू 0 पे, बाद में आपके 900 हो गए, तो डीएन कितना आएगा? चेंज इन एक्टिव न्यूक्लियाई विल बी 900 माइनस 1000 माइनस 100। तो डीएन बाई डी टी नेगेटिव है, उसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। अब इसको आपको ये निकालना हो कि किसी गिवन टाइम टी पर कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्टिव हैं। उसके लिए कैसे करेंगे? इसको डिराइव आगे मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं, डी एन बाय एन माइनस लेमडा डी टी। कुछ भी नहीं किया है, इस एन को नीचे ले आया, डी टी को साइड ले आया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे। आप बताएं डी एन बाय एन का इंटीग्रेशन कितना होगा? अगर आपको ध्यान नहीं है तो अब याद कर लेंगे आप क्या, डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन इज एल एन एक्स लॉग हैविंग नेचुरल बेस ई। ये आपका रहता है, पहले भी कभी आया होगा ये यहां पे यूज होना है। अगर ये है तो आप ये सिंपली क्या हो गया, एल एन एन, लिमिट्स आप डालेंगे एन की,
स्टार्टिंग में आप मान लें इनिशियली एन नॉट आपके न्यूक्लियाई थे, स्टार्टिंग में एन नॉट थे, फाइनली आपके एन हो गए, और इस साइड कितना रहेगा माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, टाइम 0 से t तक गया है। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे, लिमिट्स पुट करें, एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट माइनस लेमडा टी। इसके बाद आप यहां पे यूज कर सकते हैं log a माइनस log b। हाँ जी, एल एन ए प्लस एल एन बी होता है एल एन ए बी, और एल एन ए माइनस एल एन बी विल बी एल एन ए बाई बी। तो आप डायरेक्टली इसको यूज करके यहाँ पे ये लिख लेंगे एन बाय एन नॉट माइनस लेमडा टी। जब ये लोग यहां से रिमूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल को वहां ले जाते हैं, एन बाय एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अगर आपको ये नहीं पता है तो लिख लें। अब अगर कहीं पे लिख रखा हो एल एन एक्स इक्वल टू वाई, तो x कैन बी रिटन एज, ये जो इसका बेस है जिस लोग का, वो सेट जाके e की पावर y हो जाता है। ठीक है, अब n इज n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ग्राफ प्लॉट करेंगे n वर्सेस t का, तो ये आपका ग्राफ ऐसे आता है। टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ n क्या निकल गया आपका यहां, हाँ जी, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t। और एन नोट क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली। ये आपका ग्राफ हो गया एन और टी का। आसान है यहां तक। इसके बाद क्या आप वो टाइम निकाल सकते हैं जहां पर आधे न्यूक्लियाई डिके हो चुके हो। कैन यू फाइंड आउट दैट टाइम एट विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई ऑलरेडी डिकेड। करेंट ट्राई क्या करेंगे उसमें, अगर आधे डिके हो गए हैं तो बचेंगे कितने आधे, तो यहाँ पे जो बचे हुए हैं एन, वो एन बाई टू हो जाएगा। यहाँ एन बाई टू पुट करें, उससे जो टी आएगा वो आपका वही निकलेगा। करेंट ट्राई वो एक बार लिखो। सक्षम, छोटा है पर मेरी आज स्पीड बहुत कम हो गई है। एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। आपको टाइम निकालना था, तो यहाँ पे पार्टिकल्स आधे हो जाएं तो एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी
ये कट कर दें, टेकिंग log बोथ साइड, ये हो जाएगा माइनस ln2। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो आप इसको ln हाफ ही लिखें, और जब आप ln e की पावर माइनस लेमडा टी करते हैं, ये वाली पावर यहां आ सकती है क्या? आ सकती है। सिमिलरली क्या ये 2 की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, ln 2 की पावर -1, और ये ln e की पावर माइनस लेमडा टी, इसकी पावर यहां ले आए और इसकी पावर यहां ले आए, ये हो जाएगा माइनस ln2 माइनस लेमडा। मैं इस टाइम को टी हाफ बोल रहा हूं कि जिस टाइम में आधे डिके हो चुके हैं, और ये आपका बच जाएगा ln e विल बी 1। अगर बेस और नंबर सेम हो जाए, ln e इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि log का बेस भी e है, ये 1 हो जाता है, ये 1 हो गया, तो टी हाफ माइनस कट गया, टी हाफ इज ln2 बाय लेमडा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी हाफ इक्वल टू इसको बोलते हैं टी हाफ, या इसको हाफ लाइफ भी बोलते हैं। हाफ लाइफ का आप डेफिनेशन लिख लें, -1। ठीक है, हाफ लाइफ के बारे में लिखें, टाइम टेकन, एक बार लिख लें पहले, टाइम टेकन बाय हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव nuclei in a sample to undergo radioactive decay, जितने टाइम में सैंपल में प्रेजेंट आधे न्यूक्लियाई डिके कर जाएं, तो आपका हाफ लाइफ होता है। सिमिलरली आपका एक टी मीन भी होता है, मीन लाइफ। टी मीन इज गिवन बाय 1 बाय लेमडा। फॉर्मूला याद रखना है इसका आपको, और क्या मतलब है वो समझें। टी मीन का मतलब है, लिख लें पहले आप, टी मीन का मतलब है कि एक किसी न्यूक्लियस की एवरेज एज कितनी है ना, कितने टाइम तक वो एक्टिव रहा। लिख लें आप, mean of time, mean life is defined as mean life is defined as mean of time for which nucleus existed without decay। कितने समय के लिए बिना डिके के रहा, वो टाइम आपका मीन टाइम है। उसका फॉर्मूला ये है, बस लास्ट पार्ट है, डिके की यूनिट क्या होती है, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, इसी को आप बोलते हैं 1 बैक्यूरल। जिसने इसके ऊपर काम किया उसका नाम है ये
अगर एक इंटीग्रेशन पर सेकेंड है, एक न्यूक्लियस डीके कर रहा है, तो उसका आप बोलोगे 1 बैक्यूरल। और इसी को एक यूनिट कन्वर्जन और है, 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैक्यूरल। ये आपकी यूनिट्स हैं डिसइंटीग्रेशन की। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर की थियरी कंप्लीट हुई। कल आपकी क्लास नहीं रख रहे हैं, जो डिस्कशन होगा वो मंडे वाली क्लास में ही करेंगे। थैंक यू।